तो अपन ने सेट्स के बारे में पढ़ा था। तो सेट्स जो है वो क्या था, सेट्स इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। फिर अलग अलग तरह के हमने सेट्स पढ़े थे, हो ना। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके भी सीखे थे। कौन कौन से तरीके थे? एक तो सेट बिल्डर फॉर्म और एक रोस्टर फॉर्म, है ना। तो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में अपन सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर कभी कभी इन डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट करते थे। ये जो डायग्राम होता है इसको बोलते हैं मैपिंग। इसको क्या बोलते हैं? मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। इस मान लो यहाँ पे 1 2 3 है, 4 है, यहाँ पे 2 7 और 6 से मान लो। तो ये क्या हो गई? मैपिंग हो गई। मतलब सेट, ये आपका इनपुट है, ये आपका क्या है? आउटपुट। ये अपना इनपुट होता है और ये क्या होता है? आउटपुट एफ एक्स। ठीक है। अब जैसे यहाँ से वन, अगर x की वैल्यू 1 है तो आउटपुट 2 आ रहा है। x की वैल्यू 2 पे मान लो आउटपुट 7 आ रहा है। x की वैल्यू 3 पे आउटपुट क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। मान लो x की वैल्यू 4 पे भी आउटपुट क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। ठीक है। तो ये इनपुट हो गया, ये क्या हो गया? आउटपुट हो गया। तो इस तरह से डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने का ये तरीका, इसको बोलते हैं अपन मैपिंग। ठीक है। अब अपन को जो नई चीजें सीखनी है उसमें पढ़ना है, रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में पढ़ना है। तो उसके अंदर से कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है। सबसे पहली जो हमें पढ़ना है वो पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या पढ़ते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो क्या कोई बता सकता है व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट? तो जब सेट ए और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं एक साथ अरेंज कर दिए जाए। अच्छा ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। या फिर और अच्छी डेफिनेशन सुनो ध्यान से। जैसे मान लो मेरे पास कोई सेट है ए और बी, राइट। अब ए से बी अगर मैं बोलता हूँ ए क्रॉस बी, ये डिनोट करता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। इसका मतलब सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, सारे पॉसिबल क्या है? ऑर्डर्ड पेयर ए से लेके बी तक जो बन सकते हैं वो अगर सारे अपन लिख दें एक सेट के अंदर, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर इज माय ए क्रॉस बी। अब ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है? कि जो पेयर में नंबर आना चाहिए वो ऑर्डर में आना चाहिए। ऑर्डर में आना चाहिए मतलब जैसे मान लो एक्स और वाई है, तो पहला वाला जो एलिमेंट है वो सेट ए से आना चाहिए, दूसरा वाला एलिमेंट सेट बी से आना चाहिए। अगर ए क्रॉस बी की बात कर रहा हूं मैं, क्या किसकी बात कर रहा हूँ? ए क्रॉस बी की। तो पहला वाला एलिमेंट कहां से आएगा? सेट ए से। दूसरा वाला एलिमेंट कहां से आएगा? सेट बी से। तो इस ऑर्डर में जो पेयर अपन नंबर लेते हैं इसको बोलते हैं अपन ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डर्ड पेयर। मतलब यहाँ पे एक्स कॉमा वाई, अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखा वाई कॉमा एक्स, तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये दोनों इक्वल नहीं है, ध्यान रखना। ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर इंपॉर्टेंट, ऑर्डर मैटर करता है। क्लियर है? तो जितने भी, अगर ए से बी की बात कर रहा हूं तो ए से बी में जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे उन सबका कलेक्शन मेरा क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी। ठीक है। ए से बी में जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर है उन सबका कलेक्शन क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी। क्या है, समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है। ठीक है, चलो और इसका एग्जांपल लेके मैं और समझाता हूँ। देखो ध्यान से। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं अपन, सेट ए बनाया और सेट बी बनाया। ठीक है। यहाँ पे सेट ए में मान लो कुछ एलिमेंट है 1 2 और 3, सेट बी में एलिमेंट है मान लो ए और बी। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ मुझे जाना, मतलब बेसिकली मुझे ए क्रॉस बी पता करना है। ऑर्डर कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में क्या क्या आएगा बताओ? वन। सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर। हाँ, वन का, यस सर। वन का पेयरिंग किस किस का? वन है, वन का ए के ए साथ। और वन ए, हाँ वेरी गुड, वन का पेयरिंग वन ए के बी, साथ भी हो बी सकता है, से बी के साथ भी हो सकता है। टू तो वन टू कॉमा बी, ए, थ्री। 1 कॉमा ए और 1 कॉमा बी, ये तो वन का काम हो गया। अब अब जब टू टू कॉमा टू का लेंगे तो टू के भी दो पेयर बन सकते हैं। ये सर सर 2 2 बी। हाँ वेरी गुड, 2 कॉमा ए और 2 कॉमा बी। और लास्टली सी का, 3 का, 3 थ्री 3 बी। 3 3 कॉमा ए और 3 कॉमा बी। तो ये सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हो गए, 3 कॉमा ए और 3 कॉमा बी, राइट। इनको बोलते हैं अपन ऑर्डर्ड पेयर। इनको क्या बोलते हैं अपन? ऑर्डर्ड पेयर। ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरी चीज, ये ए क्रॉस बी हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा, नंबर ऑफ ऑर्डर पे, ये नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है ए क्रॉस बी में? ये सेट है, एक तरह का सेट है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर अपन इसमें एलिमेंट्स लिखे। ठीक है। तो कितने एलिमेंट्स आए इसके अंदर? काउंट 6। करो। 6 है। कितना है? 6। यस। तो यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में कितने एलिमेंट थे? 3। बी में कितने एलिमेंट थे? 2। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आ गए? इन दोनों का प्रोडक्ट 3 into 2 दैट इज 6। 3 into 2 दैट इज 6। ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी हो गया आपका कि अगर मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, किसी सेट ए के अंदर, सेट ए के अंदर, चलो नेक्स्ट पेज से ले लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट किसी सेट ए के अंदर मान लो एम है, ठीक है। सेट बी के अंदर एलिमेंट है मान लो एन। तो इनके ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आ जाएंगे? एम एन। एम एन, एम इंटू एन।
तो किसी सेट में m एलिमेंट है कि दूसरे सेट में n एलिमेंट है, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट आ जाएंगे, m इंटू n। तो ध्यान रखना ये आपका हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b। ठीक है, यस सर। ओके ठीक है। तो जो लोग अभी ज्वाइन हुए उनको मैं वापस बता देता हूँ, कुछ नहीं किया अपन ने, ए से बी में अपन ये चीजें देख रहे थे। ठीक है, एक चैट बॉक्स में एक मिनट देख लेता हूँ। ठीक है, हेलो सर। सर हाँ बोलो। हाँ सर मैं गवर्नमेंट सर्वोदय बाल विद्यालय से बोल रहा था। हाँ बोलो, हेलो जल्दी बोलो। हाँ बोलो सर, बोलो। मेरे जो मैथ्स के टीचर है सर, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं। मतलब कि अगर हल्की सी भी कुछ उनको गड़बड़ी दिखती है वो नंबर काट देते हैं। लास्ट टाइम उन्होंने जब चेक किया था सर, पूरे ज्यादातर नंबर ही काट रहे थे सबके, बिल्कुल सही करने के बाद भी। तो सर इसका मतलब क्या करे कि मतलब सही हो ये ज्यादातर रेंज के क्वेश्चंस? कौन से क्वेश्चन, मतलब क्या पर्टिकुलर क्वेश्चन, मतलब आप या तो उनसे जाके सीखो कि सही मेथड क्या है, जहां जहां भी गलती होती है उनसे पूछो कि सर इसमें जहाँ नंबर कटे हैं उसमें क्यों क्यों कटे, और अगली बार ध्यान रखो। सर या तो आप पूछते एकदम सर प्रॉपरली पूछते लिखो हैं, पूरा। गुस्सा करने लग जाते हैं। चलो कुछ नहीं, फिर इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे लास्ट में, ठीक है। अभी अपन पढ़ लेते हैं, है ना। अलग से आप पूछ लेना मेरे को ये बात है, ठीक है। तो देखो यहाँ तक अपन ने जो लेट ज्वाइन हुए तो फटाफट देख लो। सेट्स के बारे में अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, राइट। उसके बाद हमने आज हम देख रहे हैं सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या देखा हमने, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम ए टू बी। तो ए से बी में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं उन सबका कलेक्शन। तो यहाँ पे जैसे मैंने बनाया, सेट ए में एलिमेंट थे 1 2 3, सेट बी में था एलिमेंट ए और बी। तो ए से लेके बी में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं, 1 ए 1 बी, 2 ए 2 बी, 3 ए और 3 बी, राइट। और फिर यहाँ पे हमने काउंट किया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना है, 6, राइट। तो 6 कैसे आया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट आएंगे वो आ जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। नो सर। ठीक है, चलो। अब देखो एक ऑर्डर्ड पेयर पे क्वेश्चन करा रहा हूं कि बोला कि इफ दो ऑर्डर, एक ऑर्डर्ड पेयर जो इक्वल है, इस तरह से गिवन है। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो सर ये बोलो जो बोलो। कार्टेशियन प्रोडक्ट है, दो हाँ से हाँ दो के ही बीच में होता है या फिर दो से ज्यादा के बीच में भी होता है? हाँ, जैसे एक बार में तो दो के बीच में ही होगा। हमेशा अपन पेयर बना रहे हैं ना, तो पेयर कब बन सकता है, जब दो सेट हो। ठीक है, जैसे अगर आपको आगे जाके ये तो ओके सर। ए क्रॉस बी निकाला है ना, अब उसका एक और सी के साथ हो सकता है, लेकिन पहले इनका करना पड़ेगा, फिर उसका उसके बाद इसके साथ करेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तीन तीन का साथ में हो जाए, ये नहीं होगा। ठीक है, किसी एक का निकलवा के तीसरे के साथ वापिस अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलवा सकते हैं, लेकिन ये साथ में नहीं होगा। तीन हमेशा अपन ऑर्डर्ड पेयर बनाते तो ऑर्डर्ड पेयर में एक बार में दो ही लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन, यस सर। डाउट तो क्लियर हो गया मतलब अपना। उसके एक हाँ एलिमेंट में तीन हाँ, बेसिकली तीन जो भी एलिमेंट ऑर्डर पेयर होंगे। बनेगा, हाँ, जो पहला एलिमेंट होगा वो सेट फर्स्ट सेट से आएगा, दूसरा एलिमेंट सेकंड सेट से आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोला कि ये दो ऑर्डर पेयर इक्वल है, तो बोला एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। तो ऑर्डर पेयर इक्वल है तो क्या क्या करना पड़ेगा, बताओ। एक्स कितना आएगा, वाई कितना सर आएगा। एक्स माइनस थ्री को 7 के सर बराबर x बराबर आ माइनस जाएगा। हाँ 3 वेरी को गुड। 7 के इक्वल कर देंगे और सर 2y माइनस 5 को हाँ 5 के इक्वल। वेरी गुड। सर एक्स तो अगर इक्वल्स ऑर्डर टू पेयर 4। इक्वल है तो इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के बराबर होगा, इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के क्या होगा, बराबर। तो x माइनस 3 की वैल्यू 7 के बराबर, -3 उधर जाके +3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 + 3, x कितना आ जाएगा 10। x कितना आ जाएगा 10। सेकेंडली, ये जो सेकंड एलिमेंट सेकंड से बराबर कर दो तो 2y माइनस 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 के बराबर। तो 2y इक्वल 10 टू 10, 5 तो y कितना आ जाएगा 5। सर y वेरी इक्वल गुड, टू 5। क्लियर है। तो ऑर्डर्ड पेयर में ध्यान रखना, कभी भी ऐसा आता है तो आपको फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से इक्वेट करना, सेकंड एलिमेंट को सेकंड से। ठीक है, यहाँ तक। चलो यस यस सर। नेक्स्ट। हाँ वेरी गुड। तो मान लो अगर कोई सेट है ए, जिसके अंदर एलिमेंट है मान लो 5,6 फॉर एग्जाम्पल, और पूछा है व्हाट इज ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए का मतलब क्या हो जाएगा, सर ए सेट की ए से ही क्रॉस। हाँ मतलब ए कार्टेशियन से ए में प्रोडक्ट ऑफ जाना ए है। इनटू ए।
ए से ए को ही जाना, मतलब इनपुट भी ए से आएगा, आउटपुट भी ए से आएगा। तो यहाँ पे 5,6 है, यहाँ पे भी 5,6 है, तो यहाँ से यहाँ बनाना। तो बताओ इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे, कितने एलिमेंट आए इसके अंदर? चार। हाँ, 2 into 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यस सर। हाँ, तो 4 एलिमेंट आएंगे। तो बताओ 4 एलिमेंट कौन कौन आएंगे? 5 5 5 6 5, 5, 5 और 6,6. हाँ, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 5 का 5 के साथ, 5 का 6 के साथ, फिर 6 का 5 के साथ, और 6 का 6 के साथ। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, तो ये आपका हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये आपका हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, ठीक है। अब इसके बाद पढ़े रिलेशन। अब इसी से रिलेशन आता है। तो रिलेशन क्या होता है, ध्यान से समझो। तो मान लो कोई रिलेशन में जो बनाना है, रिलेशन आर डिफाइन करना है फ्रॉम ए टू बी। ऐसे पढ़ते हैं इसको, देखो पढ़ते कैसे? रिलेशन आर डिफाइन फ्रॉम ए टू बी सच दैट उसमें पेयरिंग करनी है एक्स कॉमा वाई की, और जो एक्स है वो सेट ए को बिलोंग करता है, वाई है जो सेट बी को बिलोंग करता है, और एक्स वाई में मान लो कुछ रिलेशन है, एक्स इक्वल टू मान लो फॉर एग्जांपल 3y है। ठीक है, तो ये एक तरह का रिलेशन मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो अब समझाया क्या कि जैसे मान लो यहाँ पे कोई एलिमेंट ए है, दूसरा एलिमेंट है बी, सेट है, सॉरी, एक सेट है ए, एक दूसरा सेट है बी। यहाँ पे एलिमेंट है 1 2 3 4, और इसके अंदर है मान लो 3 6 9 12 15, इस तरह से। ठीक है, तो ए से ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे बताओ? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। अगर कार्टेशियन 16. प्रोडक्ट बनाएंगे इसका, तो इसमें देखो, इसमें 4 है, हाँ, इसमें 4 एलिमेंट है। ए में कितने एलिमेंट है? 4। और बी में कितने एलिमेंट है? 5। 5 ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे? 20 20। 4 into 5 कर देंगे, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे? हाँ, वेरी गुड, 20 एलिमेंट। ए क्रॉस बी में 20 एलिमेंट आ गए। ओके, अब मान लो ये रिलेशन आर मुझे बनाना है। ठीक है, तो अगर ये रिलेशन आर मुझे बनाना, किस तरह से बोला गया? एक्स कॉमा वाई बनाना है, एक्स इक्वल टू 3y, एक्स इक्वल टू 3y, सॉरी उल्टा लिखा मैंने, y इक्वल टू 3x है, सॉरी, यहाँ पे मान लो y इक्वल टू 3x। तो बताओ इसके अंदर कौन कौन से पेयर आएंगे? अगर y इक्वल टू 3x डिफाइन करना है, हाँ, जब अगर x को 1 x के इनपुट, x कहां से लेना? सेट a से। x सेट a से लेना, y कहां से लेना? सेट b से। तो x की वैल्यू मान लो 1 रखी, x की वैल्यू 1 रखी, तो y कितना आ जाएगा? 3। वेरी गुड। x की वैल्यू 2 रखने पे 6। बताओ, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y कितना आएगा? 6, और 6 भी सेट b के अंदर आ रहा, ले सकते हैं। x की वैल्यू 3 रखने पे y कितना आ जाएगा? 9। 9 4 रखने पे 12। बस x की वैल्यू यहीं तक रखनी है, और आगे 5 नहीं रख सकते, क्योंकि x के अंदर 1 से 4 तक ही है, राइट? तो ये आपका रिलेशन आ गया। अच्छा, क्या ये इसी का सब पार्ट होगा? क्या इसी का एक सबसेट होगा? ये भी इसके अंदर जो 20 एलिमेंट आएंगे उसमें कहीं ना कहीं ये भी आएंगे, है ना? ये जो 20 एलिमेंट आएंगे, 20 एलिमेंट में सारी पॉसिबल पेयरिंग, उसमें से कहीं ना कहीं ये भी आएगा। तो हेंस रिलेशन को क्या बोला गया? रिलेशन इट इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो रिलेशन को कैसे डिफाइन किया गया? इट इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, अगर कोई रिलेशन आर डिफाइन कर रहे हैं ए से बी में, तो वो क्या होगा? उस कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का क्या होगा? सबसेट होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का क्या होगा? सबसेट। क्या है, समझ में आया? यस सर। सर रिपीट कर दीजिए। यस सर। हाँ ठीक है, बता देते हैं। देखो, देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था अपन ने। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या पढ़ा था? ए से बी में कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ए से बी में जितनी पॉसिबल पेयरिंग वो सब आ जाएगा। ए से बी में जितनी पॉसिबल पेयरिंग वो सारी आ जाएगी। तो टोटल 20 पेयरिंग बनेगी। टोटल क्या बनेगी? 20 पेयरिंग। अब मैंने एक रिलेशन आर डिफाइन किया ए से बी में ही, एक्स कॉमा वाई, सच दैट वाई इक्वल टू 3x। वाई इक्वल टू क्या डिफाइन किया? 3x। मतलब एक्स को फिर रखा मैंने 1 2 3 4, तो उसके करस्पॉन्डिंग वाई आ गया। अब ये जो 4 एलिमेंट आए इस रिलेशन के अंदर, ये इसी जो 20 है इसी का क्या होंगे? सबसेट होंगे। इसी का क्या होंगे? सबसेट होंगे। मतलब इसी के क्या होंगे? सबसेट, सब पार्ट होंगे। Yes, sir. ठीक है, इसी में से आ रहे हैं ये। तो रिलेशन को इसीलिए डिफाइन किया गया कि बोला गया कि अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, इट इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी।
ए क्रॉस बी का क्या होगा, सबसेट होगा। ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसका क्या होगा, कोई ना कोई एक सबसेट होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में यहाँ तक? अच्छा, लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था कि किसी सेट ए में n एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितने होते थे, इसका फॉर्मूला होता था 2 to the power n. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट 2 की power का n. फॉर्मूला क्या, 2 की पावर n। अगर किसी सेट में n एलिमेंट है, किसी सेट में अगर n एलिमेंट है तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने पॉसिबल है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n। ठीक है, और यहाँ पे देखो रिलेशन भी क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो अगर यहाँ पे भी यही बोला गया है कि अगर ए क्रॉस बी के अंदर मान लो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के अंदर n एलिमेंट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के अंदर अगर n एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कितने हो जाएंगे, बताओ। 2 to the power n. अगर ए क्रॉस बी के अंदर n एलिमेंट है तो टोटल नंबर पॉसिबल 2 टू द पावर n ही हो जाएगा, क्योंकि रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट ही तो होता है। रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो अगर ए क्रॉस बी में n एलिमेंट है तो उसके टोटल कितने सबसेट बन सकते हैं, 2 की पावर n, मतलब टोटल पॉसिबल रिलेशन कितने क्या ये समझ में आया सबको? Yes sir. हेलो, ओके, तो ये ध्यान रखना, ठीक है, ओके। चलो एक क्वेश्चन कराता हूं। बोला कि सेट ए इक्वल टू 1,2, सेट बी इक्वल टू 5, मेरा ज्वाइन नहीं हो रहा। फाइंड, ओके फाइंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। टोटल कितने रिलेशंस पॉसिबल है फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में टोटल में कितने रिलेशंस बना सकता हूं ये बताना है, बताओ। 3 सर 3 रिलेशंस पूछा है, रिलेशंस कार्टेशियन प्रोडक्ट में, वापस सोचो। 8 सर 8 सर 8 2 की 8, पावर अच्छा 3 सर 12 ठीक है, चलो देखो, 12 सबसे पहले तो अपन को पता करना पड़ेगा ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है, तो ए में कितने एलिमेंट है 3, बी में कितने एलिमेंट है 1, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे 3 आ जाएंगे, बताओ। यहां तक समझ में आया? Yes sir. यस सर आ गया। है ना? हाँ, अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन का फॉर्मूला भी आपको बताया था। अगर ए क्रॉस बी में n एलिमेंट है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन कितना हो जाएगा, 2 की पावर n, ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 दैट इज 8। कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 दैट इज 8। समझ में आ गया? बोलो जल्दी। यस हेलो, सर सर ये दूसरा फॉर्मूला कौन सा है? हाँ देखो वापस फटाफट देख लो। हाँ बोलो क्या क्या सेकंड डाउट है, फॉर्मूला कौन सा है सर? सेकंड फॉर्मूला यही है कि अगर मान लो ए क्रॉस बी में कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में n एलिमेंट है, सुन लो ध्यान से सुनो, अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में अगर n एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन का फॉर्मूला हो जाएगा 2 की पावर n, क्योंकि रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो अगर ए क्रॉस बी में n एलिमेंट है तो उसके कितने पॉसिबल रिलेशन है 2 की पावर n। तो यहाँ पे अपन ने पहले ए क्रॉस बी में अपन ने फॉर्मूला निकाला, कैसे निकाला, ए में 3 एलिमेंट है, बी में 5 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो जाएंगे 3 into 1, सॉरी 3 into 1 कितना हो जाएगा 3। ए में 3 एलिमेंट थे, बी में 1 एलिमेंट था। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन का फॉर्मूला 2 की पावर n, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लो फटाफट। मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, किसी सेट ए के अंदर 4 एलिमेंट है, किसी सेट बी के अंदर 6 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन बताओ, पावर के टर्म्स में बता देना। 2 की पावर 24 हाँ, बाकी लोगों का आंसर क्या आ रहा है? सर वही आ रहा है Sir 2 की power 24. 2 की पावर 24 हाँ, तो एक रो में पहले निकाला जाएंगे 4 into 6 दैट इज 24, तो n की वैल्यू 24 हो गई, देयरफॉर टोटल रिलेशंस कितने हो जाएंगे, टोटल रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन है 2 की पावर n दैट इज 2 की पावर 24। ठीक है,
समझ में आया ना? तो Yes, ओके sir. चलो, Yes, Yes, sir. नेक्स्ट इज डोमेन एंड रेंज. डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन. तो देखो, मान लो रिलेशन आर ने डिफाइन किया है ए से बी में इस तरह से. रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी. इसको पढ़ते ऐसे है ना, रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी. ठीक है, ठीक है. मान लो ये है, इस तरह से रिलेशन डिफाइन किया. तो ये होता क्या, इधर एलिमेंट्स है और ये इधर क्या इनकी इमेजेस है, इधर क्या इनकी ये इमेजेस है. तो आप बताओ यहाँ पे डोमेन क्या होगी? डोमेन मतलब डोमेन में कौन कौन आएगा? सेट ए के एलिमेंट, सर ये सेट 135. सेट ए के वो हाँ, एलिमेंट डोमेन जो बी मतलब से रिलेटिव है. सेट सर, ए एक ही में जिन, हाँ, जो बी से रिलेट कर रहा है, फिर जिनकी इमेज बन पा रही है. सेट ए में वो एलिमेंट जिनकी इमेज बन पा रही है. तो सेट ए में सारे नहीं आएंगे, सारे नहीं आएंगे, ध्यान रखो. जिनकी इमेज बन रही थी वो ही आएगा. तो बताओ क्या क्या आएगा? 1, 135. 135. हाँ 1, 3 और 5. सेट ए के वो एलिमेंट जिनकी इमेज बन पा रही है. 2 की इमेज नहीं बन रही, इसलिए 2 को डोमेन में नहीं लेंगे. अब कोडोमेन बताओ या फिर रेंज बताओ. Sir, range 1. रेंज रेंज पूरा मतलब सेट बी. नहीं, सब पूरा Sir, सेट. A और A, रेंज B. मतलब D. जो पूरा सेट बी नहीं, ए और सी. जिसकी जो इमेज बन पा रहा है ए और सी, ये आपकी क्या हो जाएगी? रेंज. तो तीनों में अंतर ध्यान रखो. कोडोमेन मतलब सर बी के सारे एलिमेंट. कंप्लीट सेट बी. Sir, code में all the हाँ, बी के elements. सारे एलिमेंट. तो ये तीनों में A, अंतर है B, बच्चों, C, D. ध्यान. हाँ, तो ए बी सी डी. तो ये तीनों को ध्यान से देखो, क्या है समझ में आया? बोलो Yes, ध्यान से. Yes, sir. आ गया ना समझ में? ठीक है. तो देखना ध्यान Yes, से, sir. इस तरह से आपको डिफाइन करना है. डोमेन मतलब जिनकी इमेज बन रही है वो डोमेन में आएगा. ये नहीं आएगा डोमेन में. डोमेन में सिर्फ क्या आएगा? 135. और रेंज मतलब जो इमेज बना पा रहे ए कॉमा सी. और कोडोमेन मतलब कंप्लीट सेट बी. कोडोमेन मतलब कंप्लीट सेट बी. चलो, अब एक क्वेश्चन कराता हूं आपको मैं, सब लोग ट्राई करो. सेट ए के अंदर दिया हुआ है आपको एलिमेंट 1357. सेट बी के अंदर एलिमेंट है मान लो 1, 4, 9, 16, 25. और एक रिलेशन डिफाइन किया गया है आर ए टू बी. अच्छा, इसका मतलब क्या होता है ए टू बी का मतलब? ये क्या डिनोट करता है? रिलेशन आर ए टू. Relation from A to Relation R. Relation R. relation from A to B. सर ए रिलेशन टू बी. हाँ, इसका मतलब क्या है कि जो इनपुट होगा सेट ए से आएगा और आउटपुट कहाँ पे जाएगा? सेट बी में. B में. समझ में आ रहा है? ये होता है इसका. इनपुट कहाँ से आएगा? ए से, और आउटपुट कहाँ से जाएगा? बी से. ए कॉमा बी की पेयरिंग करनी है. इनपुट ए हो गया, आउटपुट बी हो गया. वेयर बी, दोनों में रिलेशन क्या है? बी इक्वल टू ए स्क्वायर. बी इक्वल टू क्या है? ए स्क्वायर है ना. बी इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमा ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी. इस तरह से देखो प्रॉपर्ली डिफाइन किया है. तो ये रिलेशन आर है. तो आपको बताना व्हाट, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ आर. फाइंड डोमेन एंड रेंज. तो सबसे पहले आर में पता करो क्या क्या एलिमेंट आएंगे. वन कॉमा 135. 3,9 और 5,25. अच्छा ठीक है, देखते हैं. तो आर के अंदर पहले पता करना पड़ेगा अपन को आर के अंदर क्या क्या एलिमेंट आ रहे हैं. क्या 1 आएगा? 1 के साथ अगर Yes, एक्स sir, 1, देखो यहाँ 1. पे ये ए इनपुट आपका, तो ए को रखेंगे 1. तो ए को 1 रखा तो बी कितना आ जाएगा? 1. फिर ए को रखा क्या? 2, 3. Yes, sir. ए को अगला क्या रखना है? 3. तो ए को 3 रखेंगे तो बी कितना आ जाएगा? 9. और 9 आ रहा है बी सेट के अंदर. हाँ आ रहा है, तो यूज कर सकते हैं. Yes, sir. फिर ए को रखा, हाँ ए को रखा 5, तो बी कितना आ जाएगा? 25. और 25 भी 25. सेट बी के अंदर आ रहा है. अब ए को अगर 7 रखूंगा तो बी आएगा 49. लेकिन बी 49 सेट बी में नहीं आ रहा, तो उसको अपन रख सकते हैं क्या? नहीं. No, नो sir. सर. राइट. दो सर. अच्छा, ये रेड कलर से मैं लिख No, रहा हूँ, sir. आपको दिख तो रहा है ना? ये रेड कलर से दिख रहा है ना Yes, sir. आपको? Yes, sir.
ठीक है, कलर Yes, sir. विजिबल है ना? Yes, sir. Okay. सर दिख रहा है। अब बता दो इसकी, हाँ अब बता दो इसकी डोमेन और रेंज क्या है? डोमेन 135 डोमेन हुआ 135 135, वेरी गुड। और रेंज 1925 range. रेंज 139 19 रेंज क्या हो जाएगी? 1925। जो ये सेकेंड सेट है ये रेंज हो जाएगा 1925। ठीक है, बहुत बढ़िया। आई थिंक ये क्लियर हो गया आप। ठीक है, चलो यस ये हो गया रिलेशन। अब इनवर्स ऑफ अ रिलेशन का मतलब क्या है? उल्टा। इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, आर इनवर्स। इसका मतलब जब अपन ए से बी जाएंगे वो क्या हो जाएगा? बी टू ए। मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर अपना ए कोमा बी बन रहा है आर के अंदर, तो आर इनवर्स में क्या बनेगा? बी कोमा ए। क्या समझ में आ रहा है? इनवर्स मतलब उल्टा। इनवर्स मतलब क्या करना? आपको इंटरचेंज कर देना है। जो ऑर्डर्ड पेयर है उनको क्या कर देना? इंटरचेंज। तो जो आर इनवर्स की डोमेन, आर की जो डोमेन होगी वो आर इनवर्स की रेंज हो जाएगी, और आर की जो रेंज होगी वो आर इनवर्स की क्या हो जाएगी? डोमेन। मतलब उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं ध्यान से। सर इनवर्स का साइन -1 लगा रखा है। मान लो कोई रिलेशन, हाँ -1 लगा आर इनवर्स। ठीक है, कोई एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई रिलेशन आर ऐसे डिफाइन किया गया है। A relation R is defined from x, y such that x और y जो है वो एक इंटीजर्स हैं, और x² प्लस 3y² इज लेस देन इक्वल टू 8। इस तरह से कोई रिलेशन दे दिया है और पूछा कि फाइंड द डोमेन ऑफ R इनवर्स। तो R इनवर्स की डोमेन क्या होगी ये पूछा गया, और ऑप्शन दिए आपको 4। करो ट्राई सब लोग। इंटीजर, ये 4 ऑप्शन दिए। अच्छा, R इनवर्स की जो डोमेन होगी वो किसके बराबर होगी? वो R की किसकी बराबर होगी? रेंज ऑफ R के बराबर। आर की रेंज। हाँ, रेंज ऑफ R के क्या बराबर Yes, sir. और यस सर। डोमेन ऑफ R इनवर्स इक्वल टू रेंज ऑफ R। एंड दूसरा रिलेशन क्या आ जाएगा? रेंज ऑफ R इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू डोमेन ऑफ R। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन में अपन को R इनवर्स की डोमेन पूछिए, मतलब बेसिकली R की रेंज निकालने। रेंज मतलब Y की वैल्यू क्या क्या आएगी वो पता करना है। सर ये कैसे? ठीक है, तो Y देखो कैसे निकालोगे। हाँ, अभी कैसे को पता करेंगे, देखो ध्यान से। Y निकालना है ना, तो सबसे पहले x² को उधर भेज देंगे, तो प्लस x² उधर जाके क्या हो जाएगा? -x²। तो 3y² कितना आ जाएगा? 8 - x²। ठीक है, आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। सर ये सर मैंने यार डोमेन ऑफ वो सर लेकिन इनवर्स ये समझ में आया कैसे बराबर है रेंज ऑफ आर के? रेंज ऑफ आर। अच्छा ठीक है, सुनो अभी Study. सुनो। हाँ सुनो, देखो R क्या होता है? A से B वाला। R क्या होता है? A से B। एक मिनट बता देता हूँ वापिस। चलो इसको एक और नया डायग्राम ले लो। मान लो ये है कोई, ये A है, ये B है। ये मान लो कोई रिलेशन है R। ये रिलेशन क्या है? कोई R। इसी का अगर इनवर्स ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ करना है? इनवर्स। तो इनवर्स ड्रॉ करेंगे तो R A से B जा रहा, तो इनवर्स कहां से कहां तक जाएगा? B टू A। इनवर्स कहां से कहां तक जाएगा? उल्टा हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? जो A से B जा रहा था वो B से A जाएगा। अब इधर ये इधर आ जाएंगे ABCD, और इधर आपके एलिमेंट वही है 1 2 3। अब क्या हो जाएगा? देखो एक का 1 के साथ पेयरिंग था, B का 2 के साथ पेयरिंग था, C का पेयरिंग नहीं था, और D का 3 के साथ पेयरिंग था। तो ये R इनवर्स हो गया। अब देखो यहाँ पे आपकी डोमेन क्या थी? इस वाले में, फर्स्ट वाले में 1 2 3 डोमेन क्या थी? 1 2 3 थी, राइट।
और Yes, sir. अब इस सेकंड वाले में रेंज क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ आर इनवर्स। रेंज Sir, मतलब ये सेकंड सेट ये में जो जो यूज हो रहा है, तो 1,2,3 है ना। तो यहाँ पे क्या देखा अपन ने, जो आर की डोमेन थी और आर की जो आर इनवर्स की रेंज थी, ये आपस में क्या हो गई, इक्वल। आगे समझ में आप। और इधर की जो रेंज, इधर की रेंज क्या होगी बताओ, रेंज ऑफ आर, सर इसकी रेंज ऑफ आर क्या, ए बी डी, ABD यस सर। एबीडी, ठीक है। और इधर इधर डोमेन ऑफ आर, आर इनवर्स बताओ, ये भी क्या होगा, एबीडी बराबर है, ठीक है। तो मतलब वो वही समझाया था कि अगर इन्वर्स कर देंगे तो इधर की डोमेन उधर की रेंज हो जाएगी और इधर की रेंज उधर की डोमेन हो जाएगी। क्लियर है आप, और आ रहा है समझ में, क्लियर है। ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे आपको आर इनवर्स की डोमेन निकालनी है। आर इनवर्स की क्या निकालनी थी, डोमेन। तो आर इनवर्स की डोमेन किसके बराबर हो जाएगी, रेंज ऑफ आर, इधर की डोमेन उधर की रेंज की क्या हो जाएगी, बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऑप्शंस में अपन को क्या क्या दिया, y की वैल्यू या तो मतलब सिमेट्रिकल दी है, +1 -1 +2 -2 और 0, ठीक है। तो अपन रख के देख लेते हैं। या तो मान लो अगर x को 0 रखा, x को अगर मान लो 0 रख दिया, तो y स्क्वायर कितना आ जाएगा, <= 8/3, ठीक है। फिर x को मान लो 1 रखा, तो y स्क्वायर <= समथिंग। मतलब देखो y स्क्वायर का टर्म आ रहा है, y स्क्वायर का टर्म आ रहा है, तो जो पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे समझो ऐसे, यहां से देखो कितना आ जाएगा, 3y², एक सेकेंड, 3y² कितना आ जाएगा, <= 8 - x², ठीक है। अब देखो जो x² होता है, x² एक ऐसी क्वांटिटी जो हमेशा पॉजिटिव होगी। किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ध्यान से समझो इस चीज को। हेलो, आ रहा है समझ में, है ना। किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो मतलब x² हमेशा 0 से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अब जैसे जैसे ये 0 से बढ़ता जाएगा, ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ेगी, ओवरऑल ये वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी, क्योंकि माइनस हो रहा है। तो इसकी मैक्सिमम कब आएगी, जब ये x 0 हो जाए। तो मैक्सिमम कब आएगा, जब x कितना हो जाए, 0। तो अगर x को मैंने 0 रख दिया, तो 3y² कितना आ जाएगा, <= 8। अगर x को 0 रख दिया, इसके बाद जो भी वैल्यू आएगी सब 0 से बड़ी आएगी। तो इसके बाद y² कितना आ जाएगा, <= 8/3, ठीक है। y² <= 8/3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी, 2 पॉइंट समथिंग। तो अगर y² 2 पॉइंट समथिंग से कम है, मतलब जो y होगा वो 1 से छोटा होगा, मतलब बेसिकली 2 से छोटा ही होगा। y शुड बी <= 2, y शुड बी <= 2, क्योंकि इसका स्क्वायर 2 पॉइंट समथिंग से छोटा आ रहा है। तो y की वैल्यू 2 से क्या होगी, छोटी। तो देखो कौन कौन सा ऑप्शन कर रखे, ये और ये कैंसिल आउट हो गए, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। मतलब अब बचेगा या तो ये आएगा या तो ये आएगा। तो अब नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, क्योंकि y² का टर्म है। क्या बताओ आप क्या आएगा, सोचो आराम से, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आएगा, किसी पॉजिटिव आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर मान लो दोनों आएगा। नहीं, y की वैल्यू तो नेगेटिव भी रह सकते ना, उसका स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, लेकिन y की वैल्यू 1 पे और -1 पे सेम आएगी। देखो अगर y को रखा 1, मतलब बेसिकली समझ में आ रहा है, y को रखा 1 तो 3 <= 8 सेटिस्फाई कर रहा है। y को रखा -1 तो -1 रखने में भी 3 8 से कम है, ये भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है इसको, इनइक्वालिटी को। देखो इसके अंदर अगर मान लो y को रख दिया 1 आपने, यहाँ पे y को 1 रख दो, तो y को 1 रखोगे 3 <= 8, तो ये ट्रू है। और y को -1 रखा तो भी -1 रखने में भी 3 <= 8, वो भी क्या रहा है, ट्रू। मतलब 1 और -1 दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, और 0 भी सेटिस्फाई कर रहा था। ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। लेकिन अगर 2 रखोगे, देखो मान लो अगर 2 रख दिया इसके अंदर, तो 2 रखने पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 <= 8। तो क्या ये सही है कि गलत है, ये तो गलत हो गया। 12 <= 8 होता नहीं, मतलब 2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो सेटिस्फाई सिर्फ क्या कर रहा है, 1 -1 और 0, 1 -1 और 0, ठीक है। आया समझ में थोड़ा बहुत, यस ठीक है। चलो, लेकिन आपने कल x = 0 ही लिया। क्योंकि बाकी से जितनी भी वैल्यू थी सब 0 से बढ़ के ही आएगी। तो अगर x = 0 पे चेक कर लेंगे तो बाकी के लिए अपने आप आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने सबसे लोवेस्ट 0 के लिए चेक कर लिया, सबसे लोवेस्ट किसके लिए चेक कर लिया, 0 के लिए, ठीक है। ओके,
ना नेक्स्ट आता है आपका, ये रिलेशन हो गया, यहाँ पर रिलेशन हो गया, इनवर्स ऑफ द रिलेशन भी अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। ओके, ना नेक्स्ट आता है फंक्शन। अब बताओ फंक्शन क्या होता है, कोई डिफाइन कर सकता है फंक्शन? फंक्शन एक रिलेशन का ही टाइप होता है जिसमें सेट ए का हाँ जो वेरी गुड, एलिमेंट है फंक्शन। सेट बी में हाँ एक ही इमेज। हाँ, और एक और रूल होता है, सर, दो रूल होते हैं फंक्शन, किसी relation भी रिलेशन को function तभी फंक्शन करने के लिए दो रूल होते हैं। एक ना एक सारे image सारे हाँ बताओ बताओ। एक ना एक इमेज होनी चाहिए और हर एक हाँ किसी इमेज का एक ही इमेज होनी चाहिए। हाँ वेरी गुड। अब देखो इसको सर, मैं हर एक एक ही लाइन में की पूरा image डिफाइन में कर रहा हूँ, ध्यान से image सब लोग सुनना। ए एलिमेंट के सेट बी में एक ही इमेज बनना चाहिए। हाँ वेरी गुड, सही है। देखो अ रिलेशन, कोई भी रिलेशन इज अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मान लो ये ए है ये बी है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ओनली वन इमेज इन बी। क्या मैंने सही लिखा है, बताओ? मतलब ए के हर एलिमेंट की Yes, ए sir. के हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए बी के अंदर, ठीक है। मतलब यहाँ पे हर एलिमेंट की इमेज बनाना जरूरी है, एवरी, मतलब कोई भी एलिमेंट ए में खाली नहीं रहना चाहिए, और जो भी इमेज अपन बनाएंगे वो इमेज एक ही बननी चाहिए। इमेज कितनी बननी चाहिए, ओनली वन। जैसे यहाँ पे जो भी इमेज बनाओ सिर्फ एक ही इमेज बने, क्लियर है? जैसे यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे ए बी सी डी मान लो ये चार एलिमेंट है, तो और यहाँ पे मान लो ये 1 2 3, तो ए की इमेज क्या बन रही है, 1, एक ही इमेज बन रही है। बी की इमेज 2 बनी, सी की इमेज 2 बनी, डी की इमेज भी क्या बनी, 2, लेकिन हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज बन रही, तो क्या ये फंक्शन होगा, Yes, sir. होगा। बताओ? हाँ ये Yes, फंक्शन sir. हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा, Yes, sir. क्योंकि हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज बन रही, तो ये फंक्शन हो जाएगा। तो ध्यान रखना, अ रिलेशन इज कॉल्ड अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ओनली वन इमेज इन सेट बी। अगर ऐसा सेटिस्फाई हो रहा तो वो फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल, जैसे मान लो यहाँ पे मैं ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, तो क्या फर्स्ट वाला फंक्शन है? यस सर। सोच Yes, के sir. बताओ सब लोग, Yes, sir. ये फंक्शन, Yes, sir. ठीक है। सेकंड वाला, यस सर। नहीं है। No, sir. No, sir, सेकंड भी है? Second वाला नहीं है। नो No, सर। sir. नहीं है। No, क्यों sir. नहीं है, रीजन? No, sir. सर क्योंकि इसमें जो क्योंकि सेकंड जो सर एलिमेंट क्योंकि एक इमेज के point दो है, इमेज दो- बने पड़े हैं। तो इमेज है। हाँ, इस एलिमेंट की दो इमेज बन रही है, इस एलिमेंट की क्या बन रही है, दो इमेज, इसलिए फंक्शन नहीं है। ये फर्स्ट वाला फंक्शन है क्योंकि हर एलिमेंट सिर्फ एक ही इमेज बन रही, तो ये फंक्शन है। ये वाला थर्ड वाला, सर थर्ड सर रिलेशन थर्ड वाला अरे है। इसका रिलेशन नहीं बन थर्ड वाला है नहीं सर। क्या थर्ड वाला फंक्शन होगा? नो सर सर नहीं है, No, इसमें sir. एक का रिलेशन नहीं बनता। Yes, sir. थर्ड वाला बच गया सर, हाँ एक इसमें एलिमेंट बच गया। हाँ वेरी गुड, ये फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। अब देखो Yes, इसको sir. कॉन्सेप्चुअली Yes, sir. समझते हैं। इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि बेसिकली अपन ये क्या बोल रहे हैं कि जो इनपुट है, इनपुट मतलब एक्स, इनपुट मतलब क्या होता है, एक्स होता है, और आउटपुट मतलब क्या होता है, एफ एक्स, राइट। तो जितना भी इनपुट है, हर एक्स की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही वाई आना चाहिए। क्या ये बोल दूं, हर एक्स के करस्पॉन्डिंग कितना आना चाहिए, एक ही वाई? क्या ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस सर। मतलब जो भी इनपुट होगा, एक एक्स पे एक ही वाई आती है। अगर अलग अलग एक्स, मतलब एक एक्स पे एक एक्स की वैल्यू के लिए अगर दो वाई आ गए तो फंक्शन नहीं होगा। देखो इसको समझो अच्छे से। जैसे मान लो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ x1 x2 ऐसे पूछे, ये इनपुट है x, ये आउटपुट है fx फंक्शन। ये x1 है, x2 है, x3 है, x4 है। देखो क्या ये फंक्शन होगा? नो No, sir. नो सर। सर। हाँ नहीं होगा फंक्शन। होगा क्या, क्या ये फंक्शन होगा? नो सर। हाँ क्यों? sir. क्योंकि यहाँ पे दो एक No, sir, नहीं एक होगा। एक्स है,
हाँ, उसकी दो इमेज बन रही है, इसलिए फंक्शन नहीं हो। अब इसको ग्राफिकली समझो ध्यान से, इसको ग्राफिकली मैं समझा रहा हूँ। मान लो ये कोई ग्राफ ड्रॉ किया किसी फंक्शन एफ एक्स, ये एक्स एक्सिस है, ये कोई फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, ये कोई फंक्शन है एफ एक्स और ये एक्स एक्सिस। अब मुझे चेक कर बोला है चेक करने को कि बताओ ये जो मैंने ड्रॉ किया है एक ग्राफ, क्या ये फंक्शन होगा, इज इट अ फंक्शन, ये चेक करने को बोला है। सिर्फ इतना सा ग्राफ दे दिया, तो कैसे चेक करेंगे क्या ये फंक्शन होगा, सोचो। नो सर। नो सर नहीं होगा हाँ, रीजन सर क्योंकि अगर मैं x की एक वैल्यू लेता हूँ यहाँ पे दो y की वैल्यू मिलेंगे मुझे। हाँ यस सर। हाँ, जैसे मान लो एक बेसिकली इसको आसान तरीका समझने का कि अगर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें वाई एक्सिस के पैरेलल, अगर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें वाई एक्सिस के पैरेलल, तो ग्राफ को दो जगह कट करेगी। ग्राफ को कितनी जगह कट करेगी, दो। मतलब Yes, इस sir. एक्स के करस्पॉन्डिंग, मान लो ये x1 है, इस एक्स के करस्पॉन्डिंग मेरी दो इमेज आ रही है, ए और बी। इस एक्स के करस्पॉन्डिंग मेरी कितनी इमेज आ रही है, दो इमेज। तो अगर एक x1 पे दो इमेज आ रही तो क्या फंक्शन होगा, नहीं, इट इज नॉट अ फंक्शन, नो नो सर। इट इज नॉट अ फंक्शन। तो फंक्शन को चेक करने का एक तरीका और है ग्राफिकल मेथड। ये ग्राफिकल मेथड हो गया क्या, कि वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने पे, वर्टिकल लाइन अगर ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करती है, क्या क्लास ले रहे, सो रहा एक है। से ज्यादा पॉइंट पे कट करे, अनम्यूट कर लेना किसका ऑन है, तो फंक्शन होगा क्या, देन नॉट अ फंक्शन। क्या समझ में आ रहा है, बताओ। सर हेलो, सर रिपीट कर दीजिए एक बार। हाँ मैं वापस समझा देता हूँ। देखो फंक्शन का मतलब ये समझाया कि एक इनपुट पे अगर एक इनपुट की अगर दो इमेज बन गई तो फंक्शन नहीं होता। अगर एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग दो इमेज आ रही तो फंक्शन नहीं होता। अब यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया तो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी तो क्या पता चला अपन को कि इस एक्स की करस्पॉन्डिंग, देखो इस एक्स की करस्पॉन्डिंग इस ग्राफ पे दो पॉइंट आ रहे हैं। एक एक्स के लिए ग्राफ पे कितने पॉइंट आ रहे हैं, दो पॉइंट आ रहे हैं। देखो ये भी पॉइंट ग्राफ पे और ये भी पॉइंट ग्राफ पे, मतलब अगर एक्स को मैं ये रखूंगा तो वाई की कितनी वैल्यू आएगी, दो वैल्यू आएगी, राइट। तो अगर y की दो वैल्यू आएगी तो यहाँ इसलिए फंक्शन नहीं होगा, इसलिए फंक्शन नहीं होगा। इसका मान लो एग्जांपल लेना हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू मान लो 4 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 4 मान लो। अब इसमें मान लो एक्स की वैल्यू मैंने रखी 1, एक्स की वैल्यू कितनी रखी 1, तो y निकाल के देखते हैं। तो x इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग देखो कितना आ जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 3। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, प्लस माइनस रूट 3, राइट। तो x इक्वल टू 1 पे y की कितनी वैल्यू आ रही, 2। x इक्वल टू 1 पे y की कितनी वैल्यू आ रही, 2। तो क्या है, फंक्शन होगा, नो, नॉट अ फंक्शन। तो ये भी देखो ये ग्राफ किसका, सर्कल के ग्राफ है। मतलब एक x के करस्पॉन्डिंग, मतलब x को मान लो 1 रखने पे y की वैल्यू क्या क्या आ रही है, एक रूट 3 आ रही है और एक कितनी आ रही है, माइनस रूट 3। y की दो वैल्यू आ रही है इसलिए फंक्शन नहीं होगा। तो हमने क्या सीखा कि अगर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, ग्राफ को दो जगह कट करेगी, अगर वर्टिकल लाइन ग्राफ को दो जगह कट कर जाए या फिर एक से ज्यादा जगह कट कर जाए तो कभी भी वो फंक्शन नहीं होगा। क्या है, समझ में आया? यस सर आ गया। हेलो, आया आप समझ में? तो आपको अगर ग्राफिकली चेक करना हाँ इतना सही चेक करना कि वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेना। अगर वर्टिकल लाइन ग्राफ को सिर्फ एक ही जगह कट करेगी पूरी जगह तो फंक्शन होगा, अदरवाइज तो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ ग्राफ बना के दिखाता हूँ मैं आपको। मतलब y सर इक्वल टू किसी x भी की कोई एक फंक्शन का ग्राफ ग्राफ बनाना। कैसे बनाएंगे अगर दिया जाए तो? देखो कुछ तो स्टैंडर्ड होते हैं, अगर वो स्टैंडर्ड पता हो तो अच्छी बात है, वो ग्राफ आपको सिखाया जाएगा फंक्शन में जब पढ़ाएंगे धीरे धीरे। लेकिन कुछ कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन उनके ग्राफ पता होना, जैसे सर्कल पढ़ोगे तो सर्कल का ग्राफ पता होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे तो पैराबोला का ग्राफ पता होना चाहिए। ठीक है, आगे जाके फिर इलिप्स वगैरह पढ़ोगे तो इलिप्स उनके ग्राफ, तो स्टैंडर्ड उनके ग्राफ पता होना चाहिए। फिर ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं ये 12th में सिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने दो तीन चीजें बना दी है, 3 ग्राफ बनाए। अब आपको बताना इसमें से कौन सा फंक्शन होगा कौन सा नहीं होगा। तो फर्स्ट वाला क्या, फर्स्ट वाला फंक्शन होगा? यस सर। हाँ, फर्स्ट वाला फंक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने कहां पे भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी तो ग्राफ को सिर्फ एक ही जगह कट करेगी, राइट। कहीं पे भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे ग्राफ को सिर्फ एक ही जगह कट करेगी, इसलिए ये फंक्शन हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा। सेकंड वाला, नो सर नहीं है। नो सर नहीं होगा। सेकंड वाला नहीं होगा। देखो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करी तो इट इज नॉट अ फंक्शन। थर्ड वाला, डेफिनेटली नो। नो सर
नो सर। हाँ नहीं है, थर्ड वाला फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पे भी दो जगह कट कर रही थी, नॉट अ फंक्शन। आगे समझ में? तो ये एक तरीका होता है फंक्शन को चेक करने का, ग्राफिकल तरीका है। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करी तो फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलो। अच्छा, अगर इसमें भी अब वापस बात करूं मैं डोमेन और रेंज की, तो मान लो फंक्शन कोई मैंने डिफाइन किया, क्या ये ड्रॉ किया जो मैंने, ये फंक्शन है ही नहीं है? बताओ, यस ये जो है। डायग्राम ड्रॉ सर है। क्या है, फंक्शन है? सर Yes, है। sir. हाँ है। बस क्या चेक करना, हर एलिमेंट की इमेज बन रही है, और हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज बन रही है, हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज बन रही है, तो इसकी डोमेन क्या होगी? Yes, sir. The domain 1, 2, 3, 4. अगर फंक्शन 2, 3, 4. 1 2 3 4। हाँ, तो हमेशा कंप्लीट सेट ए हो जाएगा, क्योंकि अगर Yes, फंक्शन sir. है तो हर एलिमेंट की इमेज Complete बनेगी domain सही A होता हमेशा। है. अगर यस फंक्शन है सर, तो हर एलिमेंट कंप्लीट की सेट इमेज ए हो जाएगा डोमेन। हमेशा बनेगी, तो हमेशा कंप्लीट सेट ए हो जाएगा। हाँ, और रेंज Yes, sir. ABC. The range ABC ABC. ए बी सी। हाँ, और कोडोमेन सर कंप्लीट सेट बी। domain B. ABCD कंप्लीट सेट बी, कंप्लीट सेट बी, एबीसी कोडोमेन कंप्लीट सेट बी। क्लियर हो गए? यस सर। आया समझ में? चलो, यस सर। ओके। यस सर। अब मैं आपको एक तरीका सिखा देता हूँ, डोमेन और रेंज निकालते हैं कैसे, वो तरीका बता दूं आपको। डोमेन मतलब इनपुट के, इनपुट क्या क्या अलाउड है। डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू क्या क्या अलाउड है, उसको क्या बोलते हैं, डोमेन। और रेंज मतलब वाई की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, वो होती है आपकी रेंज। ठीक है, जैसे मान लो एक फंक्शन है, ठीक है, इसकी पूछिए डोमेन और रेंज, तो फाइंड डोमेन एंड रेंज। तो इसकी डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे? तो डोमेन मतलब क्या होता है कि एक्स की वैल्यू क्या क्या अलाउड है, तो एक्स को मैं क्या क्या रख सकता हूँ, वो एक्स की वैल्यू जो जो भी अलाउड होती है उसको बोलते हैं डोमेन। तो यहाँ पे अपन क्या नहीं रख सकते वो पता कर लो। देखो, रखने में तो सब कुछ रख सकते, बस एक वैल्यू नहीं रख सकते। कौन सी वैल्यू नहीं रखेंगे? जब क्या हो जाए, डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, राइट? क्योंकि डिनोमिनेटर मैथ्स में कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो अलाउड होता है क्या? नहीं, राइट? तो अपन क्या कर देंगे, 3x - 5 नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से x आ जाएगा। बोलो, क्या ये समझ में आया? यस सर। X 5 by हेलो, 3 के बराबर नहीं होगा. यस सर। क्लियर है ना? ये डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो इसको अपन नॉट इक्वल टू 0 कर देते हैं। यहाँ से मतलब डोमेन क्या लिख देंगे, डोमेन बोल रहा है कि x की कोई भी रियल वैल्यू रख दो, x की कोई भी रियल वैल्यू रख दो एक्सेप्ट 5/3, एक्सेप्ट 5/3। क्या ये समझ में आया? 5 by 3. यस सर। यस सर। यस सर, क्लियर है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब रेंज निकालना है, तो रेंज निकालने का एक तरीका ये है कि जैसे यहाँ पे y द फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, अब x निकाल लो फंक्शन ऑफ y। क्या निकाल लो? x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल लो, तो आपकी रेंज भी आ जाएगी। तो x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालने के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा y के साथ, तो इधर क्या आ जाएगा, 3x - 5 इक्वल टू x + 1। मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, x सिर्फ सिंगल x पता कर रहा हूँ y के टर्म्स में। तो देखो, इस y को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3xy - 5y इक्वल टू x + 1। अब जहां जहां भी x उसको कलेक्ट कर लेते, तो ये प्लस x इधर आके माइनस x हो जाएगा, तो 3xy - x, ये 5y को उधर भेज देंगे, तो 5y + 1। इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो कितना बन जाएगा, 3y - 1 इक्वल टू 5y + 1। ये मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5y + 1 डिवाइडेड बाय 3y - 1। ये दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये निकाला मैंने। क्या ये समझ में आया? पूछ लो यस यस सर। सर। यस सर. तो कुछ, तो यहाँ से Yes, मेरा sir. x की जो वैल्यू आई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5y + 1 डिवाइडेड बाय 3y - 1। अब बताओ y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है और क्या नहीं होती है? बताओ, सर यहाँ पे वापस 1/3 क्या नहीं हो करेंगे? सकती. 1/3 हाँ, वेरी छोड़कर गुड। कुछ जो भी हो सकती है डिनोमिनेटर y है वो की नॉट वैल्यू। इक्वल, हाँ, ये डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 कर देंगे, तो यहाँ से 3y नॉट इक्वल टू 1, सो y नॉट इक्वल टू 1/3। तो y क्या आ जाएगा, y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1/3, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1/3। तो ये आपकी क्या आ गई, रेंज। ये आपकी क्या आ गई, रेंज। तो ये होता है तरीका एक डोमेन और रेंज निकालने का। डोमेन मतलब x की पॉसिबल वैल्यूज
और रेंज मतलब y की पॉसिबल वैल्यूज। ठीक है, यस क्या सर। है, समझ में आया? यस सर। ओके, तो ये ध्यान रखना, ये बेसिक्स कवर हो गए सर ये आपके। वाई वाला कुछ एक और क्वेश्चंस बता करा दीजिए। देता हूँ फटाफट। देखो, डोमेन का मतलब होता है x की सारी पॉसिबल वैल्यू कि x की वैल्यू क्या क्या अलाउड है, उसको बोलते हैं अपन डोमेन। और रेंज का मतलब है कि y की वैल्यू क्या अलाउड है, उसको बोलते हैं अपन रेंज। तो डोमेन निकालने के लिए देखो ऑलरेडी फंक्शन दिया हुआ y इक्वल टू दिस, तो मैंने सिंपली क्या करा, इसको नॉट इक्वल टू 0 कर दिया और पता कर लिया डोमेन क्या होगी। ठीक है, और रेंज निकालने के लिए पहले मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, इसको उधर भेजा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू ये निकाल ली, x की वैल्यू इतनी निकाल ली ये। अब यहाँ से क्लियरली बोल पा रहा हूँ कि भाई ये डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 चाहिए, तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, तो y नॉट इक्वल टू कितना है 1/3। तो फाइनली y की वैल्यू क्या आ गई, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1/3, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1/3। तो अपन यहाँ से क्या बोल देंगे, रेंज कितनी हो जाएगी r माइनस 1/3। आगे समझ में? ओके सर, ये सर यस सर। गैप समझ में? सर कंप्लीट क्लियर। ओके, चलो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ये तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। मान लो इस तरह से कुछ दे दिया है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। सर ये ऐसे वाला क्वेश्चन क्वेश्चन कैसे करना है करेंगे? क्या? हाँ करना, करो। देखो करें, आंसर आया किसी का? ठीक है, अब देखो इनपुट आपका क्या है, ये है x प्लस 1/x। इनपुट क्या है आपका, x प्लस 1/x। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करो कि ऐसा ही फंक्शन बाहर भी क्रिएट करो, ऐसा ही फंक्शन क्या करो, बाहर भी क्रिएट करो। ठीक है, तो या तो इसको क्या मान लो, t मान लो, देखो ध्यान से, इसको क्या मान लिया, t, इस पूरे को एक सिंगल फंक्शन मान लिया t। अब इसको भी मुझे t के टर्म्स में लिखना है, इसको भी मुझे क्या लिखना है, जो आउटपुट है उसको किसके टर्म्स में लिखना है, t के टर्म्स में। तो क्या करूं, कैसे लिखूं t के टर्म्स में, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें, दोनों तरफ क्या कर दें, स्क्वायरिंग। तो इसको मैंने पहले सिंगल वेरिएबल t माना, इसको सिंगल वेरिएबल क्या माना, t। अब इसको भी t के टर्म्स में लिख रहा हूँ बाहर वाले को, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर इसमें स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों तरफ, तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये +2 हो जाएगा, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो टी स्क्वायर माइनस -2 हो जाएगा टी स्क्वायर -2। मतलब बेसिकली क्या है मेरा, एफ ऑफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर -2। एफ ऑफ टी कितना है, टी स्क्वायर -2। अब आप वेरिएबल को इंटरचेंज कर सकते हो, तो अगर एफ ऑफ टी स्क्वायर -2 है, तो वैसे एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -2 हो जाएगा। अगर एफ ऑफ टी स्क्वायर -2 है, तो एफ ऑफ एक्स भी कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -2। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो अंदर वाले वैल्यू को टी मान लेना और फिर बाहर को भी टी के टर्म्स में निकाल लेना। क्लियर हुआ? यस ओके। सर, ये सारे ठीक है, क्वेश्चन में इसको एप्लीकेबल। सिंगल वेरिएबल माना टी, हाँ ऐसे करना है आपको हर जगह। ठीक है, इसको टी माना, उसको सिंगल वेरिएबल में टी को, फिर उधर को टी के टर्म्स में कन्वर्ट करा, तो एफ ऑफ ई आ गया। तो एफ ऑफ टी अगर ई स्क्वायर -2 है, तो एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई कुछ भी निकालो, हमेशा ऐसे इसी तरह का ही फंक्शन बनेगा। एफ ऑफ वाई कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर -2। एफ ऑफ यू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर -2। एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -2। ठीक है, चलो ये एक ट्राई कर लो।
सर डी ऑप्शन। डी आ रहा है, ठीक है। अच्छा, किसी का बैकग्राउंड का हल्का हल्का नॉइज आ रहा है, तो वो अगर हो सके तो ऑफ कर दो, अनम्यूट कर लो। जब आपको आंसर देना हो तब अपने आप को अनम्यूट कर लेना। अभी म्यूट कर लो, ठीक है। तो पहले सेट ए और बी को डिफाइन करना पड़ेगा। तो ए इज अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8। 8 से कम नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं इवन वाले, बताओ। 2 4 6। बोलो। 2 4 6 2 4 6, ठीक है। लेस देन 8 बोला था। और बी, हाँ वेरी गुड। बी इज अ सेट ऑफ प्राइम लेस देन 8। तो प्राइम नंबर लेस देन 8 7 कौन कौन से? 2 2 3 5। बोलो, कहां से स्टार्ट होगा? 2 3 5 2 3 और 5। 2 3 5। हाँ, तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ रिलेशंस पूछा है, तो सबसे पहले ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आ जाएंगे? 3 into 3 9 9। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे? 2 की 2 की पावर पावर 9। 9। क्लियर है? चलो, तो ध्यान रखना है। चलो एक और ट्राई कर लो। तो बोला गया कि एफ ऑफ 1 प्लस एक्स जो है वो कितना दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 1। और पूछा एफ ऑफ 2 माइनस एच। तो सबसे पहले आप सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करो इसको, एफ ऑफ टी के टर्म्स में निकालो कि एफ ऑफ टी कितना आएगा। बेसिक्स अप्लाई करके निकालो। तो इसको क्या मान लेते हैं? टी मान ले। 1 प्लस एक्स को क्या मान ले? इसको एक सिंगल वेरिएबल टी मान लेते हैं। तो यहां से एक्स कितना आ जाएगा? टी माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? देखो ध्यान से, ये 1 प्लस एक्स को अपन ने क्या माना? टी, तो एफ ऑफ टी। और यहाँ पे एक्स की जगह क्या रख देंगे? टी माइनस 1। तो ये हो जाएगा टी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 1। ये समझ में आया? पहले सबसे पहले बताओ, यहां तक समझ में? इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो पहले। इसको मैंने सिंगल वेरिएबल माना टी, इसको मैंने सिंगल वेरिएबल माना टी, और फिर एक्स की वैल्यू टी के टर्म्स में निकाल दी। बताओ, हेलो, ये क्लियर है क्या? सर यस सर। किसी को डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। सर हम ऐसे भी तो तो कर एफ ऑफ सकते थे, टी की दोनों वैल्यू कितनी आ दोनों जाएगी यहाँ से? आपने कहा पिछली बार। हाँ वही, तो एफ ऑफ टी निकाल लिया, सिंगल वेरिएबल एफ ऑफ टी निकाल। अब जो भी पूछा हो पता कर लो। अब क्या पूछा? एफ ऑफ 2 माइनस एच। क्या पूछा हुआ है? एफ ऑफ 2 माइनस एच। जहां पे भी टी है उसकी जगह क्या रख देंगे? 2 माइनस एच। जहां पे भी टी है उसकी जगह क्या रख दोगे? 2 माइनस एच। तो पूरे फंक्शन में जहां जहां भी टी है उसकी जगह क्या आ जाएगा? 2 माइनस एच, ठीक है। तो हमेशा पहले सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, फिर जो भी पूछा हो एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 5, तो जहां जहां भी टी है टी की जगह क्या रखना था? 2 माइनस एच रखना था। तो टी की जगह 2 माइनस एच रख दिया। तो इधर भी 2 माइनस एच, इधर भी 2 माइनस एच। ये आंसर आ जाएगा पापा, 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस 2h प्लस 2, ठीक है। ये 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा क्या? एच स्क्वायर माइनस का 2h प्लस का 2। ये आंसर आ रहा है। हाँ पूछो, कोई इसमें कहाँ पे डाउट है बताओ। हेलो, क्लियर हुआ है? डाउट हो तो पूछो जल्दी से। यस सर क्लियर। यस सर क्लियर। क्लियर है? हाँ ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन है तो ध्यान रखना, ठीक है। चलो, आपका लगभग ये सेट रिलेशन फंक्शन जो 11 पॉइंट ऑफ व्यू से था ये कंप्लीट हो चुका है। एक्चुअली टॉपिक बहुत बड़ा है, इसमें 12th, बाकी जो चीजें अपन 12th में पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी जो कॉन्सेप्ट अपन 12th में डिटेल में देखते हैं, आपके 11th के कॉन्सेप्ट के हिसाब से इतना ही था। अब इसके नोट्स वगैरह आपके ग्रुप पे आ जाएंगे, और क्या कहते हैं, हाँ, और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन में एक साथ भेजूंगा सेट रिलेशन फंक्शन तीनों के, ठीक है। सर इसमें ग्राफ भी तो होते हैं ओके, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन के। हाँ वो एक्चुअली 12th में ही कराए जाते हैं। कुछ कुछ जो स्टैंडर्ड है वो करा देते हैं, लेकिन बाकी सब मैक्सिमम 12th में करवाते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, अब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद वो कराए जाते हैं। फिर आपको कोनिक सेक्शन के ग्राफ होते हैं, पहले आपको कोनिक सेक्शन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो वो सारे फंक्शन पहले पढ़ने के बाद फिर उनके ग्राफ सीखे जाते हैं। क्लियर है? ओके ओके, यस सर।